धीमे नहीं चला सकते बग्घी? जान निकाल दी थी मेरी। जान का क्या है ऐसा, अभी है अभी कोई। क्या जान कभी भी जा सकती है, पर मैं इन भेड़ियों का खाना नहीं बनना चाहता, समझे तुम? जाने बग्घी वाले पर रणविजय की बातों का असर हुआ या नहीं, पर वो घोड़ों के पास जाकर उन्हें पुचकारने लगा। मेरे बच्चों, कुछ ना होवे तुम्हें, कुछ ना, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना। आराम से चलो। उसके पुचकारने का जादू सा असर हुआ और वो आराम से चलने लगे। तभी एक अजीब सी खड़खड़ाने की सी आवाज सुनाई दी और रणविजय ने देखा कि बग्घी वाला बार बार अपने दाएं बाएं देख रहा है। कहाँ देख रहा है ये नीली सी रोशनी कैसी चमक रही है यहाँ? ये अजीब सी खड़बड़ाहट भी उन्हीं से आ रही है। शायद इन्हीं को ढूंढ रहा था ये बग्घी वाला। अरे अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? ये पागल हो गया है क्या? हे भगवान, ये कहाँ चला गया मुझे छोड़कर? फिर ये पास आते जा रहे हैं। हे, हटो, भागो भागो यहां से, जाओ भागो भागो यहां से। हे भगवान, ये तो पास आते ही जा रहे हैं। बग्घी वाले कहां मर गए? भगवान, मुझे इन भेड़ियों के सामने छोड़कर कहां मर गए कमीना? पर तभी वो जैसे गया था वैसे ही अचानक वापस प्रकट भी हो गया और चुपचाप कोच पर सवार हुआ और घोड़े चल पड़े जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहां गए थे? मैंने पूछा, इन भेड़ियों की दया पर छोड़कर कहां चले गए थे तुम? तुमसे कुछ पूछा है मैंने, जवाब क्यों नहीं देते? डैम इट! रणविजय बग्घी वाले के सामने बिल्कुल बेबस था। वो कुछ भी कर सकता था रणविजय के एक भी सवाल का जवाब दिए बिना। उसके बाद वो नीली सी रोशनी कई बार दिखाई दी और हर बार बग्घी वाला उन रोशनियों के पास जाता और उनके चारों ओर कुछ पत्थर के टुकड़े रखकर एक घेरा सा बनाता और वापस लौट आता। पर एक बार तो जो हुआ उसने रणविजय को चक्कर में डाल दिया। एक नीली सी रोशनी पास में दिखी, बहुत पास। और जब बग्घी वाला उसके पास गया तो रणविजय ने साफ साफ देखा वो रोशनी बग्घी वाले के आर पार चमक रही थी, जैसे बग्घी वाला वहां था ही नहीं। ये चक्कर क्या है? ये किस जगह फंस गया हूं मैं? एक भी बात समझ नहीं आती। अरे भाई, ये तो बता दो कि हम रत्नागढ़ कब तक पहुंचेंगे, या कभी पहुंचेंगे भी, या मेरी सारी जिंदगी इस भूतिया घाटी में गुजरने वाली है। हालांकि भेड़ियों की आवाजें बीच बीच में अभी भी सुनाई दे रही थी, पर कुछ देर तक सफर शांति से चलता रहा। फिर कुछ देर बाद बादलों के बीच से अचानक चांद निकल आया अपने पूरे आकार में।
पर तभी जाने कहां से अचानक भेड़ियों की गुर्राहटें सुनाई देने लगी। बग्घी अचानक थम गई। घोड़े दहशत में हिनहिनाते हुए अपने पिछले पैरों पर खड़े हो गए। रणविजय ने माजरा जानने के लिए सामने झांका तो वो कांप गया। सैकड़ों भेड़िए बग्घी को चारों ओर से घेरे खड़े थे। उनके मुंह चांद की ओर थे और सब के सब अजीब आवाज में हुंकार रहे थे। उनकी इस हुंकार से पूरी घाटी कांप गई थी। रणविजय के कानों के पास से पसीने की धार बह रही थी। लगा जैसे वो भेड़िए बग्घी पर टूट पड़ेंगे और सब कुछ खत्म। पर बग्घी वाले को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो आराम से बग्घी से नीचे उतरा और भेड़ियों के बीच जाकर बड़बड़ाता हुआ ऐसे इशारे करने लगा जैसे वो सर्कस का रिंग मास्टर हो, या जैसे वो रास्ते से प्रेतात्माओं को हटा रहा हो। बस कुछ ही पल और भेड़िए जैसे अचानक आए थे वैसे ही लौट भी गए। घोड़े फिर से शांत हो गए और बग्घी चल पड़ी। हे ईश्वर, अगर मौत भी ली ना तो ऐसी मौत मत देना। आगे का रास्ता चढ़ाई वाला था, इसलिए घोड़े आराम से चल रहे थे। ऐसी भयानक यात्रा के बाद जब कुछ पल शांति के मिले तो रणविजय की आंख लग गई। फिर जब उसकी आंखें खुली तो बग्घी एक पुराने से महल के सामने खड़ी थी और बग्घी वाला घोड़ों को बांध रहा था। महल की खिड़कियों से रोशनी की कोई झलक नहीं आ रही थी। रणविजय ने महल की उजड़ी सी बाउंड्री वॉल पर एक नजर डाली। हाय, हे भगवान, आखिर मंजिल आ ही गई। काफी बड़ा महल है। महल के सामने गोल चक्कर से निकालते हुए कई रास्ते। आओ सा, आ गया रत्नागढ़ महल। जब बग्घी वाले ने रणविजय की बांह पकड़कर उसे बग्घी से उतरने में मदद की तो एक बार फिर से उसे बग्घी वाले के पंजों की ताकत का एहसास हुआ। लगभग पूरी रात का सफर था। ये सर्दी है, ऐसे में अगर गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। कोई दिख भी तो नहीं रहा। वैसे क्या प्रॉपर्टी है? अगर वक्त और मौसम की मार से इसकी ऐसी हालत ना हुई होती तो बाकी वाले को बोलता हूं कि मालिक को बुलाने को। अरे अरे भाई, सुनो तो। अजीब पागल है, फटाक से गायब हो गया। अब किसको आवाज दूं और नॉक करूं भी तो इतने बड़े महल में कौन सा दरवाजा नॉक करूं? रणविजय समझ नहीं पा रहा था कि अब वो आगे क्या करे। उसका इंतजार एक बार फिर से डर में बदलने लगा था कि तभी किसी के आने की आहट सी सुनाई दी। शायद कोई आ रहा है। थैंक गॉड। यकीन नहीं हो रहा कि वो भयानक सफर खत्म हो गया। आवाज सुनते ही वो बढ़कर दरवाजे तक पहुंचा। फिर दरवाजा खुला। सामने उसका क्लाइंट था, डैनी डिकोस्टा। अधपकी दाढ़ी, काले ओवरकोट में, जरूरत से ज्यादा लंबा, चौड़े कंधे, पर बदन में शायद ही कहीं हड्डियां न दिखती हों, और गड्ढे में धसी सुर्ख आंखों की जोड़ी। रणविजय को सामने पाकर उसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। वेलकम माय फ्रेंड, रत्नागढ़ पैलेस में तुम्हारा स्वागत है। प्लीज कम। इसे अपना ही घर समझो। जी, आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक। मुझे कभी कुछ नहीं होता। हैंडशेक करते ही रणविजय को एक बार फिर से उसी दर्द का एहसास हुआ, क्योंकि उसके हाथ भी बग्घी वाले की तरह ही किसी चट्टान जैसे बड़े, सख्त और ठंडे थे।
आप ही हैं मिस्टर डैनी? जी हाँ, मैं ही हूं आपका क्लाइंट डैनी डिकोस्टा। आइए, बाहर बहुत सर्दी है, लाइए अपना बैग मुझे दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपना सामान खुद उठा सकता हूं। नहीं, आप मेरे मेहमान हैं एंड यू सी इट्स प्रिटी लेट इन द नाइट, सो कोई नौकर नहीं है इस वक्त, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको कोई तकलीफ ना होने दूं। नहीं तो आप मेरे काम होने से पहले ही भाग जाएंगे। बट यू नो, कंफर्टेबल isn't it? यस सर्टेनली। ये फायरप्लेस इस रूम को कभी ठंडा नहीं होने देता। आप बैठिए, रुकिए, आपका कोट उतारने में आपकी हेल्प करता हूं। अरे आप फील एट होम माय डियर फ्रेंड, फील एट होम। लंबी घुमावदार सीढ़ियों और गलियारों से होते हुए कमरे में पहुंचकर रणविजय को काफी आराम मिला। जब डैनी रणविजय को छोड़कर गया तो उसने कमरे पर एक नजर डाली। दिसंबर की सर्दी में फायरप्लेस की गर्मी, खिड़कियों पर भारी मखमली पर्दे, बेशकीमती फर्नीचर, कमरे की हर चीज से रईसी टपक रही थी। रणविजय अभी एक एक चीज को ताज्जुब के साथ देख ही रहा था कि तभी डैनी वापस लौट आया। प्लीज कम दिस वे माय डियर फ्रेंड। आप सफर से थके होंगे, ऐसे में आपको अपने कमरे का कंफर्ट चाहिए होगा। गुनगुने पानी वाले बाथटब में कुछ पल बैठेंगे तो थकान उतर जाएगी। जब रणविजय उसके पीछे पीछे जा रहा था तो उसके कानों में होटल वाली बुढ़िया के शब्द गूंजे। दिन नहीं रात सा रात, माघ की पूर्णमासी है आज। आज की रात 12 बजे काली घाटी के प्रेत धरती पे उतरे धरती पे उतरे सारे प्रेत। और उसने सोचा कि ठीक है कि ये पूर्णमासी की रात है और रत्नागढ़ का यह किला भी काली घाटी इलाके में ही पड़ता है, पर ऐसे शानदार महल में ऐसे जेनरस होस्ट के होते हुए आखिर उसे हो क्या सकता था। रणविजय जब से रत्नागढ़ पैलेस पहुंचा था उसे एक बार भी नहीं लगा कि रानी के सराय वाली उस बुढ़िया की कही एक भी बात का कोई मतलब है। वो डैनी के पीछे पीछे गेस्ट रूम पहुंचा तो उसका बचा खुचा डर भी उड़ गया। कमरा शानदार था, लेविश फायरप्लेस, शानदार पर्दे, गद्दीदार चेयर्स और सबसे जरूरी एक आरामदेह बिस्तर। आप अच्छे से स्नान कर लीजिए और उसके बाद मैं इस दरवाजे के पार डाइनिंग हॉल में आपका इंतजार करता मिलूंगा। फ्रेश होने के बाद जब रणविजय बाहर आया तो उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी और वो डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। शानदार, शानदार शब्द भी शायद कम था उस कमरे के बीचों बीच सजे एक्सोटिक वाइन्स और लेविश डिनर के लिए। अरे आप क्यों? मैं खुद ले लूंगा, प्लीज। आप मेरे मेहमान हैं, मुझे तो खुशी मिल रही है आपके लिए ये सब करके। आखिर आपको काम तो मेरे ही आना है ना। जी? मेरा मतलब है आप यहां आए तो मेरे ही काम से है ना। जी हाँ, दैट्स ट्रू। ऑसम फूड।
आपका कुक कमाल का है। आपके चेहरे पर खुशी देखकर अच्छा लगा मुझे। इंसान को हर वक्त खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए। पानी पानी लीजिए। थैंक्स। मैं डिनर कर चुका हूं, इसलिए खाने में आपका साथ नहीं दे सकूंगा। होप यू वोंट माइंड इट, मिस्टर रणविजय। नो, सर्टनली नॉट। मेरे बॉस मिस्टर रघुवंशी ने ये खत दिया आपके लिए। Oh, that's very nice. माफी चाहता हूं, हेल्थ इश्यूज के चलते नहीं आ सका, इसलिए मैंने आपके पास अपने खास साथी को भेजा है। रणविजय इज एन ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड ट्रस्टवर्दी यंग मैन। आप उस पर मेरी तरह ही आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उसके साथ बेस्ट डील कर सकेंगे। वेरी गुड। वैसे मिस्टर रणविजय, अगर आपके बॉस ने आपकी तारीफ में ये शब्द नहीं भी लिखे होते तो भी मैं आप पर आंख मूंद कर भरोसा करता। जी, मैं समझा नहीं। पता नहीं आपसे किसी ने पहले ये कहा या नहीं, पर आपकी खूबियां आपके चेहरे पर दिखती है। थैंक यू, यू आर टू काइंड। खाने के दौरान उसने रणविजय से बहुत सारी बातें की, उसके काम, शहर और उस रास्ते के बारे में जिससे होकर वो यहां तक पहुंचा था। इसके बाद उसने रणविजय की ओर लग्जरी क्यूबन सिगार का एक बॉक्स बढ़ाया। प्लीज शौक फरमाइए। इट स्मेल्स ऑसम। सिगार का एक कश लेकर रणविजय ने डैनी की ओर एक नजर डाली। उसके अंदर धंसे हुए गाल, थोड़ी नुकीली मगर सख्त, पतली नाक और नथुने दबे हुए, ऊंचा चौड़ा माथा, आपस में मिलती सी घनी भौहें और मूंछों की तरह ही होठों से कुछ बाहर निकल आए नुकीले दांत उसकी शक्ल को और क्रूर बनाते थे। तभी भेड़ियों की आवाज सुनकर रणविजय की नजर खिड़की की ओर गई। रात के शहजादों की आवाज सुन रहे हैं आप? सच अ स्वीट साउंड। एक रोमांस है इनके सुर में। जी, मतलब? आप शहरों में रहने वाले, हम शिकारियों की तरह नहीं महसूस कर सकते। इतना कहकर वो खड़ा हुआ जैसे वो किसी जल्दी में। ओके, ओह, सुबह होने वाली है, आप काफी थके होंगे, आराम कीजिए। मैं कल दिन में बाहर हूंगा, तो लंबी नींद कीजिए, हम अगली रात में मिलेंगे। इसके बाद जब रणविजय बिस्तर पर गिरा तो सफर की इतनी थकान थी कि वो जाने कितने घंटों तक सोता रहा। और जब वो जागा तो वो 7 तारीख की सुबह थी। फ्रेश होने के बाद वो डाइनिंग हॉल में पहुंचा। वहां फिर से शानदार ब्रेकफास्ट सजा था और साथ में टेबल पर एक नोट भी। मैसेज। आशा है अच्छी नींद आई होगी मेरे दोस्त। रास्ते की थकान के बाद लंबी नींद की जरूरत थी आपको। मैं आज बाहर ही रहूंगा, इसलिए मेरा इंतजार मत कीजिएगा। हाँ। रणविजय ने भेड़ियों की आवाजों के बीच ब्रेकफास्ट का मजा लिया, फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ और इधर उधर नजर डाली।
अरे यहाँ कोई नौकर भी नहीं दिखाई दिया अभी तक। पानी वगैरह कुछ चाहिए हो तो बेल जैसा कुछ होना चाहिए ना। चांदी के बर्तन, जगह जगह सोने की कारीगरी। इन राजवाड़ों की शान और शौकत आज भी कम नहीं हुई। पर अजीब है, ऐसे शानदार महल में एक भी आईना नहीं। शेविंग या बाल कोम करने के लिए जरूरत पड़ सकती है। बुक नहीं दिख रहा कोई। हाँ, इस कबर्ड में, वाह शानदार, क्या कलेक्शन है। बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच। भले शक्ल जैसे भी हो उसकी, पर आदमी की टेस्ट जबरदस्त है। हेलो, आपको इन बुक्स के बीच में देखकर खुशी हुई। ये बुक्स ही मेरी दुनिया हुआ करती थी कभी। कुछ साल पहले बाहर जाने का मन बनाया तो इन बुक्स से काफी कुछ सीखने को मिला। लैंग्वेज एंड ऑल, यू नो। इंग्लिश बहुत अच्छी है आपकी। यहाँ का कोई शख्स मेरी तारीफ करे तो मैं नहीं मानूंगा, पर तारीफ आपने की है तो इट रियली मैटर्स अ लॉट टू मी, क्योंकि यहाँ के लोग तो प्रजा ही है मेरी। इन अ वे, प्रजा क्या है कि बहुत लंबे वक्त तक यहाँ राज किया था मैंने, और चाहता हूं जब तक मैं रहूं बरसों बरस कोई मुझ पर राज ना कर सके। हाँ हाँ, कौन राज कर सकता है आप पर? इतनी बड़ी रियासत है आपकी, इतना बड़ा पैलेस। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता था कि मैंने इस कमरे में आकर कोई गलती तो नहीं की ना? आई मीन आप मेहमान हैं हमारे, जहां चाहे जाइए, जिस भी कमरे में, बस उन रूम्स को छोड़कर जिन पर ताले लगे हैं। कुछ चीजों को जैसे वो है वैसे ही रहने देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये रत्नागढ़ है, यू सी, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली और बॉम्बे और एनी अदर प्लेस। हमारे जीने का तरीका, रीति रिवाज काफी फर्क है आप लोगों से, इसलिए शायद यहाँ की कुछ चीजें आपको बड़ी अजीब लगे, मगर वो सही है हमारे लिहाज से, यू नो। तो अगर आपको कुछ अजीब लगे तो आप उनके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपने कहा है तो मुझे रास्ते में कुछ अजीब सी नीली रोशनियां दिखाई दी थी। अजीब मतलब इधर उधर मूवमेंट करती सी, कभी अचानक दिखाई पड़ती और वैसे ही गायब हो जाती। और वो बग्घी वाला बार बार क्यों जा रहा था उनके पास? एक्चुअली साल की एक खास रात, उस रात जब आप काली हाटी में सफर कर रहे थे, वो बहुत खास मानी जाती है यहाँ। उसी रात को नीली रोशनियां उस जगह दिखाई देती हैं जहां खजाना गड़ा होता है। पुराने वक्त में यहाँ कई लड़ाइयां हुई, कभी मुगल, कभी तुर्क, कभी मंगोल। यहाँ की दौलत पर सबकी नजर रहती है। जाहिर है उन्होंने हम पर हमले किए और दोनों तरफ का खून बहा। खून बहा। मैं कह रहा था कि एक बार ऐसा भी हुआ कि हमलावर सेना लूट के बाद सारा खजाना यही दबाकर भाग गए, क्योंकि अगर शाही सेना उनसे मुकाबले के लिए आती तो वो इतने भारी भरकम खजाने को
अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। तो इतने सालों में किसी को मिलना चाहिए था खजाना। हाँ, मिल भी सकता था, पर कौन खोजता उसको? कलेजा होना उसके लिए, क्योंकि यहां के प्रेत उस खजाने की रक्षा करते हैं। प्रेत? पर चलिए अब काम की बात पर आते हैं। आप उस प्रॉपर्टी का नक्शा तो लाए होंगे। ओ सॉरी, मैं उसे अंदर अपने रूम में ही रखाया। गिव मी अ मिनट, आई विल बी राइट बैक। मगर जब वो अंदर जाके पेपर्स निकाल रहा था तो उसे चांदी के बर्तनों की खनक सी सुनाई दी, और फिर जब वो पेपर्स के साथ वापस लौटा तो जी, ये रहा नक्शा और पेपर्स। अरे चक्कर क्या है ये? पल भर में खाने के बर्तन गायब, टेबल बिल्कुल क्लीन। अगर मुझे अभी तक यहां एक भी नौकर नजर नहीं आया तो ये सारा काम हो कैसे रहा है? पलक झपकते ही कौन कर डालता है ये सब?